Hello, guys. Welcome back to the second week of our series and eighth day of our coding bootcamp. तो आज का हमारा टॉपिक है ऊप्स बेसिक। ठीक है, तो अब तक हम क्या कर रहे थे? यूज़र से इनपुट ले रहे थे, कंडीशंस चेक कर रहे थे, लूप्स लगा रहे थे, फंक्शंस बना रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टोर कर रहे थे एंड देन उसे फाइल में सेव कर रहे थे। ये है तो एक सॉलिड फाउंडेशन और हम इसमें प्रोग्राम्स भी लिख सकते हैं। पर एक सवाल है, क्या इंस्टाग्राम का एक यूज़र जो होता है वो सिर्फ एक नाम होता है, नंबर होता है या स्ट्रिंग होता है? या बैंक अकाउंट में सिर्फ बैलेंस होता है? अमेज़ॉन में प्रोडक्ट्स का सिर्फ क्या प्राइस होता है? नहीं ना। इंस्टाग्राम यूज़र्स के पास में होता है नाम, यूज़र नेम, बायो, फॉलोअर्स, पोस्ट, प्रोफाइल पिक्चर, वेरिफिकेशन स्टेटस। और वो पोस्ट कर सकता है, कुछ फॉलो भी कर सकता है, किसी को स्टोरी डाल सकता है या किसी को मैसेज भी कर सकता है। वैसे ही बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट होल्डर का नेम होता है, अकाउंट नंबर होता है, बैलेंस होता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। वो यूज़र उसमें अपना बैलेंस चेक कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है या अमाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये सब चीज़ें सिर्फ वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं होती, ये चीज़ें प्रॉपर्टीज़ और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। और जब प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग चाहिए होती है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखना काफ़ी नहीं होता, अब चीज़ें बनाना सीखना पड़ेगा। यही ऊप्स है। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले से 7वें दिन तक हमने प्रोसीजर्स सीखे, इंस्ट्रक्शन सीखे, स्टेप्स सीखे। अब 8वें दिन पर हम रियल वर्ल्ड थिंग्स क्रिएट करना सीखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। आज का लेसन वो लेसन है जिसके बाद कोडिंग का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। इमेजिन करो एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। उसमें 3 कस्टमर्स हैं, राहुल, अमन एंड प्रिया। अब बिना लूप के राहुल का नाम, राहुल का बैलेंस, राहुल का अकाउंट नंबर, ठीक है। वैसे ही अमन का नाम, अमन का बैलेंस और अमन का अकाउंट नंबर। फिर से प्रिया का नाम, प्रिया का बैलेंस, प्रिया का अकाउंट नंबर। ठीक है, 3 कस्टमर है, 9 वेरिएबल्स है, मैनेजेबल है। अब सोचो बैंक में रियल में कितने कस्टमर्स होते हैं? करोड़ों में होते हैं। तो ऐसे में हम हर यूज़र के लिए अलग अलग वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते ना। ये एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमल नहीं है और ये स्केलेबल भी नहीं है। और ऐसे में हर एक यूज़र को अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो इतने यूज़र्स के लिए इतने फंक्शंस बनाना इज़ नॉट एट ऑल ऑप्टिमल। तो ये प्रोग्रामिंग नहीं है, ये तो मतलब अगर ऐसे ही प्रोग्रामिंग करना है तो फिर डेटा एंट्री इससे बेटर होगा, है ना। प्रोग्राम है मतलब वो एक स्मार्ट सिस्टम होना चाहिए, एक सिस्टम जहाँ पर डेटा और उसका एक्शन एक साथ हो। टेम्पलेट्स एक बार बनाओ, उसे बार बार यूज़ करो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। इसे ही ऊप्स कहते हैं। तो ऊप्स का कोर आइडिया एक लाइन में अगर हम समझे तो है, रियल वर्ल्ड में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, तो प्रोग्रामिंग में भी वो एक ऑब्जेक्ट ही होंगे। जैसे रियल वर्ल्ड में कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मतलब एक कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कलर उसका कार का, उस कार की स्पीड कितनी है, उसका माइलेज कितना है, वो कौन सा फ्यूल यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें। और उसके अंदर में कौन से एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे हॉर्न दे सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो, एट्सेट्रा। वैसे ही अगर आप किसी एनिमल की बात करो तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डॉग का लें तो डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो एक एनिमल है, एनिमल का वो एक ऑब्जेक्ट है डॉग। उसके भी पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, मतलब डॉग सिर्फ एक टाइप के नहीं होते ना, अलग अलग टाइप के डॉग्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होते हैं, ठीक है। और उनके भी पास में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ वो शेयर करते हैं, जैसे सारे ही कुत्ते भौंकते हैं, सारे ही कुत्ते खाते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऊप्स का आइडिया ये है कि जो रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं ना, हम इसे प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। हर चीज़ के लिए एक टेम्पलेट बनाते हैं, उस टेम्पलेट में जितने भी इंस्टेंसेस चाहिए वो बनाते हैं, और उसके बाद में हर इंस्टेंसेस का अपना डेटा रखेंगे, मतलब अपने एक्शंस रहेंगे। लाइक एक टेम्पलेट बना और उसे
अपने हिसाब से मॉडिफाई करो और अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करो। तो चलो आज इसे ही डीपली समझते हैं। तो ऊप्स का सबसे पहला कंसेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्लासेस क्या होता है? जो क्लास है ना, वो एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके बेसिस पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। मतलब समझो कि एक आर्किटेक्ट है, उसने एक ब्लूप्रिंट बनाया है जिसे उससे घर बनाना है। ठीक है, अब वो उसी टेम्पलेट का यूज़ करके बहुत सारे घर बना सकता है, मतलब एक जैसे कई सारे घर बना सकता है। तो वो आर्किटेक्ट ने सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया एंड देन उस ब्लूप्रिंट को कॉपी करते हुए या उसको फॉलो करते हुए उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक एक्चुअल घर बनाया। तो जो ब्लूप्रिंट है ना, वो एक्चुअल घर नहीं है, वो सिर्फ एक कंसेप्चुअल मॉडल है कि किस तरीके से एक घर होना चाहिए, है ना। तो जो क्लास होता है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है एक ऑब्जेक्ट का। जब तक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं तब तक वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो एक सिर्फ एक डमी ब्लूप्रिंट रहती है। तो ऐसा समझो कि एक कार है, ठीक है। तो जो कार है ना, हम उसके क्लास में डिफ़ाइन करेंगे कार का कलर, कार का ब्रांड, कार की स्पीड, कार के फंक्शनैलिटी, जैसे कार चलती है, कार ब्रेक लगा के रुकती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब अगर मुझे इस कार को एक एक्चुअल कार में, इस ब्लूप्रिंट को एक एक्चुअल कार में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं उसके लिए ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो मैंने एक BMW बनाई, तो BMW जो है मेरी, उसके अंदर में उसका क्या कलर होगा, उसका क्या स्पीड होगा, उसका क्या मतलब ब्रांड लोगो किस तरह से होगा, वो कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, ये सब कुछ क्लास में डिफाइंड है। लेकिन ये सब यूज़ कौन कर रहा है? जो मेरा ऑब्जेक्ट है BMW, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास ऑडी। ठीक है, तो जैसे मैंने ऑडी बनाया है तब वो उन सारे फीचर्स को यूज़ करेगा। जब तक वो उन फीचर्स को यूज़ नहीं करेगा, जब तक मतलब एक कार एक्चुअली में बनेगी नहीं, तब तक वो फीचर्स सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बनाती हूँ, उसमें मैंने फंक्शंस डाला है, विड्रॉ, फिर डिपॉज़िट, फिर बैलेंस चेक करना, ये सारे फंक्शंस मैंने बनाए तो है, डिफ़ाइन तो किए, लेकिन अगर मेरे पास में कोई एक्चुअल यूज़र नहीं है तो ये जो फंक्शंस है ये सिर्फ एक डमी मॉडल हो जाते हैं, ये सिर्फ एक क्लास रह जाते हैं अनटिल एंड अनलेस मेरे पास कोई एक्चुअल उसका यूज़र बने जो इन चीज़ों का यूज़ करे। ठीक है, तो जो एक्चुअल यूज़र है ना, वो होते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ये जो फंक्शंस और ये चीज़ें जो हमने डिफ़ाइन कर कर रखी है ना, ये होता है हमारा क्लास। अब क्लास में सिर्फ फंक्शंस नहीं होते, इसके अंदर हर वो चीज़ होती है जो एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। फंक्शंस हो सकते हैं, उनका नाम हो सकता है, एंड ऐसी कई सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसा समझो कि अगर मैं कोई कुकी बना रही हूँ, ठीक है, तो कुकी बनाते टाइम मुझे सबसे पहले जो हमारा डो है, हम उस डो में एक कुकी कटर से कट्स लगाएंगे ताकि हम मल्टीपल कुकीज़ बना सकें। तो इसमें जो कुकी कटर है ना, वो हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कुकी कटर में एक्चुअल में कोई फ्लेवर नहीं है, कुकी कटर एक्चुअली में कोई कुकी नहीं है। जब तक मैं उस कुकी कटर का यूज़ करके कुकी का शेप कट नहीं करती या कुकी को नहीं बनाती, तब तक वो जो कटर है वो सिर्फ एक डमी है। जब मैं उसका यूज़ करती हूँ और उससे मैं कुकीज़ बनाती हूँ, तो जो कुकीज़ है ना, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो ही रियल एंटिटी होती है, और जो क्लास होता है ना, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है, सिर्फ एक डमी होता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। पहला है एट्रीब्यूट, दूसरा है मेथड्स, तीसरा है सेल्फ और कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा स्टोर करता है ना, उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मेथड्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स जो एक्शन परफॉर्म करता है ना, उन एक्शंस को हम मेथड्स कहते हैं। और सेल्फ और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? ये उन ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीज़ों को डीपली समझते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर में डेटा तो होता है और उसका बिहेवियर भी होता है। जो भी ऑब्जेक्ट का डेटा होता है या इन्फॉर्मेशन होता है, उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ऐसा समझो, ऐसा सोचो कि हर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
हर स्टूडेंट के पास कुछ फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स वगैरह, ये सब उनके एट्रीब्यूट्स हुए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, और उनका जो डेटा है, जैसे उनका नाम है, ये उनका एक डेटा है, तो ये हुआ उनका एट्रीब्यूट। तो वो जो ऑब्जेक्ट की जो भी स्टेट है या इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, हम उसे एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट के एक्शंस या मेथड्स। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है हम उसे मेथड्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा सोचो कि अगर मैंने एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि डॉग क्लास से हमने क्रिएट किया है। अब उस डॉग के अंदर में कुछ एक्शंस होंगे, मतलब वो डॉग कुछ तो एक्शन परफॉर्म करेगा ना, जैसे डॉग खा सकता है, डॉग भाग सकता है, डॉग भौंक सकता है, एट्सेट्रा। तो ये सारे जो एक्शंस हैं, जैसे भागना, भौंकना, खाना, ये सारे जो एक्शंस हैं ना, ये सारी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स होते हैं। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब डॉग, वो डॉग जो एक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो उसके मेथड्स हो गए। ठीक है, अब इसे एक साथ समझते हैं। तो सबसे पहले अगर एक फ़ोन है, ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोन के अंदर के जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो हो गया फ़ोन का क्लास। ठीक है, जो एक्चुअल फ़ोन है, जैसे सैमसंग का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है, आईफ़ोन है, ये सारे जो है ये ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ये इंस्टांस है, जो हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट किया था उसके इंस्टांसेस है। ठीक है, तीसरा है उसका एट्रीब्यूट, जैसे उसका स्टोरेज कितना है, उसका कलर कितना है, उसकी बैटरी कितनी है, उसका रैम कितना है, एट्सेट्रा, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब चौथा है उसके मेथड्स, कि वो जो फ़ोन है वो परफॉर्म क्या क्या कर सकता है। वो किसी को कॉल कर सकता है, वो फ़ोटोज़ खींच सकता है, ठीक है, वो चार्ज कर सकता है, और वो मैसेजेस भेज सकता है। तो ये सारे क्या हुए, मेथड्स। तो जो पहले फ़ोन का ब्लूप्रिंट था वो हुआ क्लास, मतलब फ़ोन बनने से पहले जो फ़ोन का एक आइडिया था वो हो गया क्लास। जो फ़ोन बना, आईफ़ोन, सैमसंग, एंड्रॉयड वाले जो फ़ोन्स होते हैं वो हो गया उसका इंस्टांस, मतलब उसका ऑब्जेक्ट। फिर आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है या उसका जो फीचर्स है वो हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। एंड देन उसके जो मेथड्स है, जो वो एक्शन परफॉर्म करता है, वो हो गए उसके ऑब्जेक्ट के मेथड्स। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है जो कि होती है सेल्फ। मतलब एट्रीब्यूट्स तो होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, अब तीसरा होता है सेल्फ। यहाँ पर ना बिगनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसे ध्यान से समझना। ऐसा समझो कि आप क्लास में हो और क्लास में टीचर ने बोला है कि आप अपना नाम लिखो। ठीक है, इन जनरल बोला है, तो हर स्टूडेंट क्या करेगा, वो अपना खुद का नाम लिखेगा, ना कि किसी और का या किसी फिक्स्ड नाम को नहीं लिखेगा। अगर टीचर कह रही है कि अपना अपना नाम लिखो, तो वो सिर्फ अपना नाम लिखेगा, और यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, उसे पता है कि उसे खुद का नाम लिखना है। ठीक है, किसी और का नाम नहीं लिखना है। तो सेल्फ भी एग्जैक्टली यही करता है। मतलब सेल्फ क्या करता है, वो सिर्फ करंट ऑब्जेक्ट की बात करता है। जब ऑब्जेक्ट अपने खुद के मेथड को कॉल करता है तो सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का अपना सेल्फ होता है, मतलब पहले स्टूडेंट के लिए एक सेल्फ, दूसरे स्टूडेंट के लिए एक सेल्फ। मतलब जैसे पहले स्टूडेंट का नाम कुछ और होगा, दूसरे स्टूडेंट का नाम कुछ और होगा। ठीक है, तो जो पहले स्टूडेंट का नाम है वो दूसरे स्टूडेंट के नाम के जैसा नहीं होगा ना, वो अलग होगा उससे। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का एक सेल्फ होता है। तो जो स्टूडेंट 1 का सेल्फ है वो स्टूडेंट 2 के सेल्फ के बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग डेटा होल्ड करते हैं। ठीक है, इसे ही हम सेल्फ कहते हैं। ठीक है, लेकिन सेल्फ ज़रूरी क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर समझो मैंने एक बैंक अकाउंट बनाया है, अब बैंक अकाउंट में मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब 2 यूज़र्स हैं। पहला है राहुल, दूसरा है अमन। अब राहुल का कुछ बैलेंस हो सकता है, अमन का कुछ बैलेंस हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों भी राहुल और अमन जो है वो सेम क्लास को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन राहुल के जो डेटा है वो अमन के डेटा से डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब राहुल का जो बैलेंस है और अमन का जो बैलेंस है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है ना। मतलब अमन ने अगर 5,000 रुपये अपने अकाउंट में रखे हैं और राहुल ने अगर 10,000 रुपये रखे हैं, तो जो राहुल का डेटा है वो अलग होना चाहिए और वो सिर्फ उसी के लिए होना चाहिए। एंड जो अमन का डेटा है वो अलग होना चाहिए और वो सिर्फ अमन के लिए यूज़ होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ अमन तक ही सीमित होना चाहिए।
और राहुल का जो बैलेंस है वो सिर्फ राहुल तक के लिए सीमित होना चाहिए। दोनों बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अमन और राहुल दोनों का बैलेंस अलग है। सेल्फ इंश्योर करता है कि हर ऑब्जेक्ट का अपना खुद का डेटा एक्सेस करे, बाकी किसी और का डेटा एक्सेस ना करे। मतलब ईच ऑब्जेक्ट मस्ट एक्सेस इट्स ओन डेटा ओनली। और जो सेल्फ है वो इस चीज़ को गारंटी करता है कि जो डेटा है वो सिर्फ खुद का ही यूज़ कर रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, वो आता है कंस्ट्रक्टर्स। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? ऐसा समझो, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही बेबी पैदा होता है तो सबसे पहले उसका वेट चेक किया जाता है, ठीक है, उसका डेट टाइम मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद में एक बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट होता है जिसमें हम उसका डेट टाइम उसका नेम वगैरह सब कुछ मेंशन करते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही एक इनिट नाम का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होता है और वो इनिशियल वैल्यूज़ को असाइन कर देता है। तो मतलब ऐसा समझो, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होता है और इनिशियल वैल्यूज़ को असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक अकाउंट है तो उसका स्टार्टिंग बैलेंस 0 होगा, ठीक है। यूज़र नेम है तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि यूज़र का यूनिक आइडेंटिफायर हो, ठीक है। तो यही होता है कंस्ट्रक्टर। मतलब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इनिशियल वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। ऐसा सोचो, जैसे तुम कहीं पर लॉगिन करते हो, मतलब जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो, कई सारे जो एप्लीकेशन जब तुम यूज़ करते हो तो तुम बिना रजिस्टर के बिना लॉगिन के तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तुमने इंस्टाग्राम पर करो अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है, तो तुम उस अकाउंट को जब तक तुम क्रिएट नहीं करोगे, मतलब अपना एक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, अकाउंट रजिस्टर नहीं करोगे, तब तक तुमको कोई भी इंस्टाग्राम की फैसिलिटीज़ यूज़ करने नहीं मिलेगी। जैसे स्टोरी डालने नहीं मिलेगी या जो भी फीचर्स होते हैं इंस्टाग्राम में वो आपको नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस यू क्रिएट अ इंस्टेंस, यू क्रिएट अ आईडी, ठीक है। मतलब एक आईडी क्रिएट करना मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो जब तक तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे, जब तक तुम एक आईडी क्रिएट नहीं करोगे, यू कैन नॉट यूज़ द फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम, है ना। तो बस जैसे ही तुम इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाते हो तो कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है। जैसे तुम्हारे जो फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग है वो इनिशियली ज़ीरो रहते हैं जब तक तुम किसी को फॉलो नहीं करते हो या कोई तुम्हें फॉलो नहीं करता, सब ज़ीरो पे वो सेट कर देता है। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसे ही हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इनके थ्रू हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपरली क्रिएट होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स तो प्रॉपरली क्रिएट हो गए, बट रियल सॉफ्टवेयर में इनका यूज़ कैसे करेंगे ये समझते हैं। पहले हम इसे लॉजिकली समझते हैं कि पाइथन में बिहाइंड द सीन जब हम किसी ऑब्जेक्ट में किसी लाइक मेथड को कॉल करते हैं तो वो एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लिखते कैसे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डॉग का एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैं लिखूँगी dog1.bark। बार्क जो है वो एक फंक्शन है, मेथड है। तो अगर मैं लिखती हूँ dog1.bark, तो ये इंटरनली होता कैसे है पता है? जो डॉग नाम का क्लास क्रिएट किया था ना, उसमें ये इस तरह से कॉल होता है dog.bark, और उसके अंदर में एज अ पैरामीटर dog1 पास होता है। मतलब जो dog1 है वो ऑटोमेटिकली पहले आर्ग्यूमेंट के रूप में पास हो जाता है। उसके बाद में वो पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो सेल्फ पैरामीटर रिसीव करता है। मतलब जो सेल्फ पैरामीटर है ना, वो सबसे पहले इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करता है और उसके बाद में हर मेथड में पहला पैरामीटर जो होता है वो सेल्फ होता है। मतलब पाइथन ये सोचता है कि dog1.bark मतलब डॉग के अंदर में जो बार्क फंक्शन है उसमें dog1 है, मतलब सेल्फ जो है वो dog1 है। तो जो सेल्फ डॉट नेम है, मतलब जो dog1 का नेम है वो प्रिंट करवाओ। समझा? मतलब अगर मैं लिखती हूँ dog1.bark, इसका मतलब है डॉग क्लास में जो बार्क फंक्शन है इसमें dog1 को पास करो। तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा निकलता है, जो सेल्फ है वो dog1 है, मतलब जो dog1 है अभी फ़िलहाल के लिए सेल्फ मतलब dog1,
ठीक है। तो अगर हम सेल्फ डॉट नेम लिखते हैं तो डॉग1 का जो नेम होता है वो प्रिंट करवाता है। समझा? अब ऊप सीखने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सिंटेक्स को समझना नहीं है, सोचना है। जब भी कोई रियल वर्ल्ड चीज़ कोड में रिप्रेजेंट करनी हो तो सबसे पहले खुद से 3 सवाल पूछो कि जो मैं मॉडल बना रही हूँ ये क्या है। दूसरा सवाल कि इसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब इसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है। तीसरा कि ये कर क्या रहा है, मतलब इसके मेथड्स क्या होंगे। ठीक है। तो इसके लिए पहले समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर इंस्टाग्राम यूज़र की बात हो तो सबसे पहले समझना है क्या मॉडल कर रहे हो। तो हम यूज़र को मॉडल कर रहे हैं, उसके पास में क्या है। तो उसके पास में है यूज़र नेम, फुल नेम, बायो, फॉलोअर्स, काउंट्स, वेरीफाइड है या नहीं, प्रोफाइल पिक्चर है या नहीं, एट्सेट्रा। तीसरा क्या कर सकता है। ठीक है। तो यूज़र क्या क्या कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, फॉलो कर सकता है, किसी को अनफॉलो कर सकता है, किसी को मैसेज भेज सकता है, अपना बायो अपडेट कर सकता है ना, लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, एट्सेट्रा। तो ये हो गए उसके मेथड्स। ओके। अब एक बैंक अकाउंट का अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले हमें सोचना है कि हम क्या मॉडल बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं एक बैंक अकाउंट, एक यूज़र का अकाउंट बना रहे हैं। अब इसके पास में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे। पहला होगा नेम होल्डर, मतलब जो अकाउंट का होल्डर है उसका नाम। फिर होगा अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट का नंबर होता है वो। फिर होता है बैलेंस। ठीक है। अब ये हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। अब तीसरा हमें ये समझना है कि वो अकाउंट से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला हम डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जो बैंक बैलेंस है उसे हम चेक भी कर सकते हैं या फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे जो गए वो एक मेथड्स हो गए। अगर हमने ये फ्रेमवर्क समझ लिया ना तो ऊप्स में किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है। पहले ये तीनों सवालों के जवाब सोच लो, फिर कोड बनाने का काम तो 10 मिनट का हो जाएगा। तो यही होता है ऊप्स। अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। वैसे तो ऊप्स एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आज हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे, हम एडवांस ऊप को कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं एक लेक्चर में पूरा ऊप्स कवर करती हूँ तो वो कंप्लीट तो हो जाएगा लेकिन वो समझने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ऊप्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसे हमें धीरे धीरे ही समझना है। ठीक है। तो आज हमने सिर्फ ऊप्स का एक ओवरव्यू समझा है, कल हम ऊप्स को डीपली समझेंगे। ठीक है। ऊप्स के एडवांस प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो समझेंगे। ठीक है। आज हमने जो चीज़ें समझी है उस पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल मेक अ मिनी प्रोजेक्ट। इसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ साथ हम ऊप्स को कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी समझ लेंगे और फिर मिनी प्रोजेक्ट जो है वो हम डिटेल्ड में बनाएंगे। ओके। तो आज हमारे 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। पहला हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये है कि हमें एक कार इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना है। इसे एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह समझो कि हम एक प्रॉपर कार का मॉडल बना रहे हैं। उसमें हम उसका ब्रांड, उसका मॉडल, उसका स्पीड, ये एट्रीब्यूट्स देंगे, मेथड्स देंगे हम उसमें स्टार्ट करना, एक्सेलरेट करना, ब्रेक लगाना। ओके। ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम बनाना। इसमें हम एट्रीब्यूट्स रखेंगे, नेम, आईडी, सैलरी एंड हम इसमें मेथड रखेंगे कैलकुलेट टैक्स, मतलब हमें जो एम्प्लॉय है उसका कितना % टैक्स है वो हमें जनरेट करना होगा। ठीक है। तो अब हम कोडिंग पार्ट पर चलते हैं। तो अब हम अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पाइथन कोडिंग बूट कैम्प वाले फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम डे8 दे देंगे। अब इसके अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम हम दे देंगे, पहला जो है हमारा वो है कार इन्फो .py। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले अपना एम लिख देते हैं, टू मेक यूज़ ऑफ ऊप्स
concepts to create a car object। ठीक है, तो ये अब हमारा सबसे पहला स्टेप होगा क्लास को डिफ़ाइन करना। अब समझते हैं कि क्लास को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ये कीवर्ड क्लास। इसके बाद में हम जो भी क्लास बनाना चाहते हैं उसे मोस्ट ऑफ द केस में हम फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे हम कार के लिए बना रहे हैं तो हमने पहले लिख दिया कार, ये हमारा हो गया क्लास। अब इसके अंदर में हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर हम क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कंस्ट्रक्टर अभी हम क्रिएट करेंगे ना, इसमें वो वैल्यूज़ चले जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं। तो वो भी एक फंक्शन है। तो हम सबसे पहले डेफ लिखेंगे 2 टाइम्स अंडरस्कोर इनिट फिर अंडरस्कोर। ठीक है, 2 टाइम्स। अब इसके बाद में हम लगा देंगे पैरेंथेसिस। इसके अंदर में हम जो सबसे पहली चीज़ लिखते हैं वो है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट को ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट ने उसे कॉल किया है, इस क्लास को कॉल किया है, उसके एट्रीब्यूट्स का यूज़ करो, इसलिए यहाँ पर हम सेल्फ लिखते हैं। ठीक है, तो उसका एट्रीब्यूट्स मतलब उसके डेटा का, जो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जो डेटा है उसको यूज़ करो इस क्लास का यूज़ करते टाइम, इसलिए हम सेल्फ लिखते हैं। दूसरा हमें यहाँ पर लिखना है फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम एंड मॉडल नेम ऑफ द कार। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे पैरामीटर्स। पहले हम लेंगे ब्रांड ले लेंगे कार का और उसके साथ में उसका मॉडल नंबर, जैसे मारुति 800 होता है उस टाइप का। तो जो मारुति है वो उसका ब्रांड है एंड जो 800 है वो उसका मॉडल नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से ले लेंगे। हम जितने भी पैरामीटर्स लेना चाहें हम ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले सेल्फ लिखना होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में हम कोलन लगाकर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम हम जो भी मतलब जो भी ये यहाँ का डेटा डालेंगे, जो भी ब्रांड नेम या मॉडल नेम डालेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट के लिए हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड। ठीक है, जो ये ब्रांड होगा ना, जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, जैसे कार 1 इक्वल्स टू, अगर मैं कार यूज़ करती हूँ तो यहाँ पर मेरे को 2 चीज़ लिखना पड़ेगा। देखो, जैसे ब्रांड लिखा है और मॉडल लिखा है, तो इसके अंदर में मुझे 2 नाम देना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ये VS कोड ऑटोमेटिकली बता रहा है कि यहाँ पे ब्रांड और मॉडल नेम लिखना मुझे ज़रूरी है। इन केस अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिखती हूँ, कार नंबर अगर मैं लिख दूँ, कार नंबर अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार नंबर भी आ गया है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कार नंबर नहीं लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांड और मॉडल आ जाता है। तो यहाँ पर जब मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी तो मुझे इस पैरेंथेसिस के अंदर में कोई भी ब्रांड, फॉर एग्जांपल मैं BMW देती हूँ तो BMW। ठीक है, उसके बाद मैं इसका मॉडल नंबर देती हूँ फॉर एग्जांपल X5। ठीक है, तो ये हो गया उसका मॉडल नंबर। तो ये ऑटोमेटिकली जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर में यहाँ पर ये वैल्यूज़ चले जाएगी और मैं यहाँ पर मल्टीपल क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कार 2 इक्वल्स टू कार, इसके अंदर में मैं डाल दूँगी ऑडी और दूसरा मैं डाल दूँगी A6। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया 2 ब्रांड के नाम, तो ये मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, तो जब इस ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रांड का नाम ऑडी हो जाएगा और
मॉडल का नाम A6 हो जाएगा। और जब इसका ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ऑटोमेटिकली ब्रांड का नाम BMW हो जाएगा और मॉडल का नाम XY हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो पहले हम ये कंप्लीट कर देते हैं। जैसे हमने ये ब्रांड को डिफ़ाइन किया वैसे ही हम मॉडल को भी डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब हम तीसरी चीज़ भी यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें हमें स्पीड, एक्सेलरेशन और ब्रेक तीनों दिखाने हैं। तो पहले हमने स्पीड ले लिया, पहले हम यहाँ पर स्पीड को डिफ़ाइन कर देंगे। पहले से हम इसे ज़ीरो में रखेंगे, क्योंकि जब कार का मॉडल बनता है या जब हम कार बनाते हैं तो उसकी स्पीड पहले नहीं होती है, वो इनिशियली ज़ीरो ही होती है, इसलिए हम इनिशियली ज़ीरो डिफ़ाइन करके रख देंगे। तो ये हो गया है हमारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो यहाँ से हम पास करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, अब हम बनाएंगे मेथड्स। तो पहले हम मेथड बनाएंगे डेफ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम सिर्फ सेल्फ पैरामीटर डाल के छोड़ देंगे। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। पहले तो ये दोनों पे प्रिंट करेंगे कि BMW XY हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेल्फ डॉट ब्रांड कॉमा सेल्फ डॉट मॉडल कॉमा, इसके अंदर में लिखेंगे हैज़ स्टार्टेड। ओके, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हम क्रिएट करेंगे फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले लिख देंगे हम एक्सेलरेट, इसके अंदर भी हम सेल्फ डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्सेलरेट करते टाइम क्या करना होगा, जो भी जो गाड़ी है वो अगर एक्सेलरेट होती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। तो सबसे पहले हम जो ये स्पीड है हमारे पास, हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्पीड इक्वल टू सेल्फ डॉट स्पीड प्लस 10। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 के इससे स्पीड बढ़ाएंगे, सेल्फ यहाँ पर कर देंगे। हाँ, तो हम इसे 10 के इससे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करंट स्पीड। ठीक है, यहाँ पर हम इसे प्रिंट करवा रहे होंगे सेल्फ डॉट स्पीड। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको दोबारा एक बार समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने जैसे एक कार नाम की ऑब्जेक्ट बनाई है। अब हमारा गोल ये है कि हम यहाँ पर 3 टाइप के मेथड्स को डिफ़ाइन करें। पहला है स्टार्ट, दूसरा है एक्सेलरेट, तीसरा है ब्रेक। ठीक है, तो आपको ऊप्स पढ़ते टाइम सिर्फ सोचना है कि हमें करना क्या है। ठीक है, जो कार है ना, ये जो कार 1 और कार 2 जो लिखा हुआ है, दीज आर द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो है ये सिर्फ एक, मतलब जैसे हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उस समय पे उस फंक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है कि जब हम किसी भी क्लास को डिफ़ाइन करते हैं तो उसका कोई रोल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस हम उस कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस जो कार नाम की जो क्लास है, इसका जब तक हम ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, दिस कार 1 इज़ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब तक हम कार 1 नाम का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तब तक इस कार क्लास का कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा और पाइथन इसे देखेगा भी नहीं अनटिल एंड अनलेस हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जब पाइथन को जब हम रन करते हैं तो वो ये सारी चीज़ों को स्किप करता है, सबसे पहले मेन फंक्शन पर आता है। हमारे मेन फंक्शन में ये होता है। ठीक है, तो वो देखेगा कि कार 1 नाम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की हुई है। अब इसमें कार नाम के क्लास को यूज़ किया गया है।
जब वो यहाँ पर इस चीज़ को देखेगा तब वो इस क्लास के अंदर जाएगा, तब तक वो इस चीज़ को पूरी कम्प्लीटली इग्नोर करके सिर्फ नीचे की जो मेन फंक्शन के अंदर की जो लाइंस है ना उन्हें ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो सेल्फ लिख रहे हैं ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जो ये हमारा कार है इस कार के मतलब ये इसके अंदर में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा दीज आर द एट्रीब्यूट्स, मतलब ये जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं जैसे BMW X5 दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस कार। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको इनके लिए इस चीज़ को परफॉर्म करना है, इसलिए हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। ठीक है, कि सिर्फ इसके लिए पर्टिकुलरली फॉर कार 1 यूज़ दीज नेम। ओके, उसके बाद पर्टिकुलरली फॉर कार 2 यूज़ दीज नेम। ठीक है, ऑडी और A6 यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ BMW एंड X5 और ब्रांड और मॉडल की जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा 2 फंक्शन बन गया है। अब हम तीसरे फंक्शन पर जाते हैं। हम लिख देंगे डेफ ब्रेक। ठीक है, इसके अंदर भी हम सेल्फ लिख देंगे, मतलब सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ करनी है ऐसा लिख देंगे। नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज़ किया था यहाँ पर हम डिक्रीज़ करेंगे। तो सेल्फ डॉट स्पीड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट स्पीड -10। ठीक है, हमने यहाँ 10 से प्लस किया था, यहाँ पे 10 से हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको एक और कंडीशन देखनी होगी क्योंकि स्पीड जो है वो माइनस में नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसको माइनस माइनस करते जाए और मान लो एसिलरेट करने के बाद में जो करंट स्पीड है वो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर अगर हम उसको 10 से माइनस कर देंगे तो वो ज़ीरो होगा। लेकिन अगर हम दोबारा से ब्रेक का यूज़ करते हैं, ब्रेक फंक्शन का यूज़ करते हैं, ब्रेक मेथड को हम दोबारा से अगर कॉल करते हैं तो वो -10 चला जाएगा जो कि स्पीड की वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ को चेक करेंगे, हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इफ़ सेल्फ डॉट स्पीड इज़ लेस देन 0, तो हमें इसको जो स्पीड है इसको 0 बनाना होगा। ठीक है, अगर वो स्पीड जो है वो 0 से कम हो रही है तो हमें उसको कम नहीं होने देना है, उसे 0 में कन्वर्ट कर देना है। ना हमें इफ़ के बाहर निकल कर इसे प्रिंट करवा रहे होंगे करंट स्पीड ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट स्पीड। ठीक है, अब जो है हमारा ये कॉल हो चुका है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ एट्रीब्यूट्स पास किए हैं, तो अगर हम इसे ऐसे ही रन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं इसे रन करके, तो आप देखो सिर्फ ये रन हो गया है लेकिन कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि अगर हम चाहते हैं इसका कोई आउटपुट आए तो सबसे पहले हम इसे जो ये जो मेथड्स हैं इन्हें कॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं car1 डॉट स्टार्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले car1 जो है वो स्टार्ट होगी, मतलब जो BMW X5 है ये स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद में हम car1 का स्पीड बढ़ाते हैं डॉट। ठीक है, एक्सेलरेट फंक्शन का यूज़ करके हम जो स्पीड है उसे +10 करेंगे, मतलब 0 थी अब 10 हो जाएगी। नाउ वी विल इंक्रीज इट अगेन एंड मेक इट 20। ठीक है, फिर से हम एक्सेलरेट यूज़ करेंगे और अब इसे हम 20 कर देते हैं। तो अब ये जो 10 ऑलरेडी 10 थी उसको हमने दोबारा कॉल किया तो अब वो 20 हो गई। नाउ हम क्या करेंगे car1 डॉट ब्रेक करेंगे, तो अब इसकी स्पीड जो होगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो कि मैंने इसको 3 बार कॉल कर दिया लेकिन स्पीड तो 20 है, तो पहली बार में 10 होगा, दूसरी बार में 0 हो जाएगा, लेकिन तीसरी बार में अगर मैं वापस से ब्रेक का स्टेटमेंट चलाती हूँ तब भी वो 0 ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, नाउ ये हमने सिर्फ car1 के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स रन दिस। तो ये आ गया। सबसे पहले
हमारी जो BMV है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टार्ट को कॉल किया था, हैज़ स्टार्टेड आया। उसके बाद में पहली बार जब एक्सेलरेट किया था तब उसकी स्पीड 10 थी। दूसरी बार जब एक्सेलरेट किया तब उसकी स्पीड 20 हो गई थी। फिर जब हमने ब्रेक मारा तो उसकी स्पीड 10 हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मुझे पता है ये कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे, लेकिन आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ें ठीक से समझाई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, अब हम दूसरी एक और फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम रखेंगे, हम सेकेंड वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसका नाम रखेंगे employee.py। ठीक है, अब इसके अंदर में हमारा जो गोल है वो ये है कि हमें टू जनरेट टैक्स ऑफ, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हम यहाँ पर सेल्फ का यूज़ सिर्फ तब करते हैं जितने वेरिएबल्स को हमने इस इनिट के अंदर में डिफ़ाइन किया हुआ है, क्योंकि ये जो है कंस्ट्रक्टर जो है ये कंस्ट्रक्टर है हमारा। तो जो कंस्ट्रक्टर हमारा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के लिए। ठीक है, जब भी हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट होता है। ठीक है, मतलब इनिशियली जब हमने जैसे ही ये क्लास डिफ़ाइन किया तो सबसे पहले इनिशियल वैल्यू सेव क्या हुई, इसके अंदर में नेम ब्रांड जो है वो BMV सेव हुआ, मॉडल जो है वो XY सेव हुआ, और जो स्पीड है हमने उससे पहले 0 में इनिशियलाइज़ करके रखा था, इसके बाद ही हमने उसका स्पीड चेंज किया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो स्पीड है उसको 0 ही रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें डिफ़ाइन करी हुई है उन्हीं चीज़ों के लिए हम सेल्फ का यूज़ करते हैं। अगर हम कोई वेरिएबल जनरली बना रहे हैं तो वहाँ पर हम सेल्फ का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बिगनर्स मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि वो लोग हर वेरिएबल के सामने सेल्फ, हर वेरिएबल के सामने सेल्फ लगा देते हैं, बट वैसा नहीं होता है। जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेट करी है हमें सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ के लिए सेल्फ को लगाना होता है जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया है। तो अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर पहले क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब कंफ्यूज ये नहीं होना है, फंक्शंस भी तो इसी तरह डिफ़ाइन करते हैं एंड ये भी इसी तरह। तो फंक्शंस में फंक्शंस जो है दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, इसे भी हमने डिफ़ाइन किया है। लेकिन जो क्लास होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, मतलब मेथड्स और एट्रीब्यूट्स दोनों को मिलाकर जो चीज़ बनती है उसे हम क्लास बोलते हैं। मतलब एक ग्रुप ऑफ मेथड्स को अगर हम किसी चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं तो हम उसे क्लास कहते हैं। ठीक है, अब उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो हम दूसरा वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, डेफ इनिट। उसके बाद में इसके अंदर में हम लिख देंगे, सबसे पहले हमारा होगा सेल्फ, फिर हमारा होगा नेम, एम्प्लॉय का नेम हम सबसे पहले लेंगे। उसके बाद में हम उसकी सैलरी ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर में सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, उसके बाद सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा बेसिक फंक्शन है, बहुत बेसिक सा, हमें सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम पहले टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस सिनेरियो के लिए 10% टैक्स कंसिडर करते हैं कि मतलब जो भी सैलरी है उसका 10% टैक्स एम्प्लॉय को भरना है। तो हम कैलकुलेट टैक्स नाम का मेथड बनाते हैं। ठीक है,
इसके अंदर में हम सेल्फ लिख देंगे, ठीक है। मतलब सेल्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है उसके पैरामीटर्स को इसके अंदर पास करना है। ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो ये है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, हमें इन्हें ही यहाँ पर पास करना है, इसलिए हम सिर्फ सेल्फ लिख कर छोड़ देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, हमें यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम सैलरी को इसका 10% मतलब इंटू 0.10। ओके, सैलरी का 0.10% जो होगा वो अगर हम सैलरी को 0.10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी अमाउंट आएगा वो हमारा 10% ऑफ द सैलरी होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10%, वो हमने टैक्स में स्टोर करवा दिया। अब हम प्रिंट करवा देंगे, जैसे प्रिंट हम थोड़ा सिस्टमेटिक कराते हैं। एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नेम सबसे पहले लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्फ डॉट नेम। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ लिखेंगे हम सैलरी, यहाँ लिख देंगे सेल्फ डॉट सैलरी। नेक्स्ट हम लिख देंगे प्रिंट, इसके अंदर हम लिखेंगे टैक्स, यहाँ हम लिख देंगे टैक्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो टैक्स लिखा है इसमें हमने सेल्फ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो टैक्स है ये सिर्फ एक वेरिएबल है, इसमें हमें कोई भी पैरामीटर को पास नहीं करना है, कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें नहीं यूज़ करनी है, या इसकी जो वैल्यू है ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम नहीं डालनी है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो खुद कोई वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, ना कि इसके अंदर में ऑलरेडी कोई वैल्यू है। ये इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है जो यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर सेल्फ वगैरह नहीं लगाया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको कोई डाउट है, मुझे पता है ये कंसेप्ट थोड़ा न्यू है, तो अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ पूछें, ठीक है। तो हम सबसे पहले बनाते हैं, राहुल नाम का एक एम्प्लॉय बनाते हैं, ठीक है। राहुल इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख देंगे ओके, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, एम्प्लॉय का ई कैपिटल। वैसे स्मॉल लिखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मतलब ये प्रिफर्ड है कि आप कैपिटल लिखो, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम कई बार ऐसा करते हैं कि इसी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम उसे कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है। हमने इस एम्प्लॉय नाम की क्लास को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर में हम एट्रीब्यूट्स का क्या डालेंगे, हमें कोई नेम और सैलरी डालनी है, तो हम नेम डालेंगे राहुल, ये स्ट्रिंग है तो हम इसे इस तरह से डालेंगे। उसके बाद में हम सैलरी डाल देंगे, जैसे 15,000। ओके, तो ये जो सैलरी है ये हमारी यहाँ पर, जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, तो इस क्लास के अंदर में ये जो राहुल है ये नेम की जगह चला जाएगा, और ये जो सैलरी है ये इधर चला जाएगा, जैसे ही ये फंक्शन रन होता है। ये रन हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, इस मेथड को कॉल ही नहीं किया। अभी जो राहुल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, राहुल डॉट कैलकुलेट टैक्स कर देंगे, ठीक है। ये एक मेथड है हमारा, इसमें हम कॉल कर लेंगे। अब उसके बाद में हम इसे सेव करके अगर दोबारा रन करते हैं तो ये हमारा प्रिंट होकर आ गया है कि अगर उसके 15,000 सैलरी है तो उसको 1,500 रुपीज़ टैक्स भरना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर्स को पहले डिफ़ाइन करते हैं, और ये जो कंस्ट्रक्टर्स है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करता है, एंड देन उसके बाद में बाकी का सारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। ये जो है ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट का मेथड होता है जो कि डिफाइंड होता है क्लास के अंदर में, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ये कॉन्सेप्ट न्यू है, मैं फिर से बता रही हूँ,
लेकिन अगर इसे एक बार समझ लिया तो ये लाइफ टाइम हेल्पफुल होगा। ओके, तो अब हम अपना मिनी प्रोजेक्ट समझते हैं। सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक बैंक अकाउंट सिस्टम बनाना है, एक रियल प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें हम समझेंगे कि ऊप्स की ज़रूरत क्या है और ऊप्स का यूज़ करने से कैसे क्लीन हो जाती है चीज़ें। तो अब सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम मॉडल क्या बना रहे हैं। तो इसका हमारा आंसर ये है कि हम एक बैंक अकाउंट सिस्टम बना रहे हैं, मतलब एक बैंक अकाउंट बना रहे हैं, एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि उसके पास में होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब उसके एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए। तो पहला होल्डर का नेम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस। ओके, तीसरा हमारा है कि वो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या परफॉर्म करना चाहिए, क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। तो वो है हमारा पहला, डिपॉजिट करना चाहिए अमाउंट, विड्रॉ करना चाहिए अमाउंट, बैलेंस चेक करना चाहिए, एंड देन जो भी अकाउंट की प्रोफाइल है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो अब हम पहले लॉजिक सोचेंगे। तो डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले अमाउंट रिसीव करो, अमाउंट अगर पॉजिटिव है या नहीं है इसे चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे हम ऐड करेंगे और कंफर्मेशन प्रिंट करवाएंगे। विड्रॉ का लॉजिक, सबसे पहले हम अमाउंट रिसीव करेंगे, मतलब इनपुट लेंगे, फिर अमाउंट अगर पॉजिटिव है तो अमाउंट को चेक करेंगे। उसमें हम पहले ये कंडीशन चेक करेंगे कि जो अमाउंट है वो जो बैलेंस है उससे ज़्यादा है या नहीं। अगर वो उससे ज़्यादा है तो फिर हम बैलेंस से उसका माइनस करेंगे, अगर वो नहीं है तो वो इनसफिशिएंट है ऐसा प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर मिनी प्रोजेक्ट ऑफ द डे। हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम दे देंगे मिनी प्रोजेक्ट .py। हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट है आज वो बेसिकली सिमिलर है हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम जैसे। हमें बनाना है एक बैंकिंग सिस्टम जो कि एक बैंक अकाउंट, जो मतलब एक जो बैंक अकाउंट होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और जो बैंक अकाउंट नाम का हमें एक क्लास बनाना है जिसके अंदर में हमारे पास में बेसिकली तीन मेथड्स होंगे। पहला होगा हम बैलेंस को चेक करेंगे, डिपॉजिट एंड विड्रॉ। ये प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया है फंक्शंस का यूज़ करके, बट आज हम ऊप्स का यूज़ कर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं अपना एम टू मेक अ बैंक अकाउंट class and create an object of that class, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लिखेंगे क्लास और हम अपने इसका नाम दे देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास डिफाइन। अब इसके अंदर में हम लिख देंगे डेफ अंडरस्कोर इनिट। इनिट मतलब इनिशियलाइज होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है। अब हम लगा देंगे पेरेंथेसिस, इसके अंदर हम सबसे पहले लिख देंगे सेल्फ, जो हम लिखते ही हैं। उसके बाद में हम बैंक अकाउंट के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स लेंगे वो उसमें पहला होगा हमारा नेम, यूज़र का जो नेम है वो। दूसरा हमारा पैरामीटर होगा अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर में शॉर्ट में ले लेती हूँ। तीसरा होगा हमारा बैलेंस, ठीक है। अब हम पहले लिख देते हैं सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस। ये अकाउंट नंबर है, हाँ, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब हम इसके मेथड्स बनाएंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक बैलेंस का बनाएंगे, चेक अंडरस्कोर बैलेंस, ये नाम का हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर में हम लिख देंगे सेल्फ। ठीक है। अब हम अगर हमें बेसिकली अगर सिर्फ बैलेंस ही प्रिंट करवाना है तो ये जो बैलेंस है हम इसे डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे। तो हम लिख देंगे प्रिंट, इसके अंदर लिख देंगे हम करंट बैलेंस, करंट बैलेंस जो है यहाँ पर हम कॉमा डाल के लिख देंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। हो गया, बस इतना ही है हमारा चेक बैलेंस फंक्शन का काम। दूसरा हम बनाएंगे, पहले डिपॉज़िट का बनाते हैं। डिपॉज़िट, इसके अंदर हम लिख देंगे सेल्फ, यहाँ हम लिख देंगे, हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमको डिपॉज़िट करवाना है तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को हमको बैलेंस के अंदर में ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस फॉर एग्जांपल अमाउंट। हाँ, ये जो अमाउंट है हमें इसको भी एज अ पैरामीटर यहाँ पास करना होगा। ओके। अब हम प्रिंट करवा रहे होंगे अपना स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे मनी डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे करंट बैलेंस इज, हम लिख देंगे बैलेंस जो है हमारा क्या है, सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, हो गया। अब हम जैसे ये हमारा डिपॉजिट का फंक्शन हो गया है, अब हम बनाएंगे विड्रॉवल का फंक्शन। विड्रॉ, इसके अंदर भी हम सेल्फ और अमाउंट इसमें भी जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमें लॉजिक लगाना होगा कि सबसे पहले विड्रॉ करने से पहले हमें चेक करना होगा कि हमारे अकाउंट में वो पैसे है या नहीं। तो हम पहले लिखेंगे इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बैलेंस। अगर जो अमाउंट है वो बैलेंस से बड़ा है, अमाउंट से छोटा है, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अगर जो अमाउंट है वो बैलेंस से लेस देन या सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट है वो जो हमारा अकाउंट में बैलेंस है उससे अगर छोटा है या इक्वल टू है तभी हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। मतलब सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट। हो गया। यहाँ पर हमने पहले चेक किया, अगर अमाउंट जो है वो हमारे बैलेंस से कम है या इक्वल टू है तभी ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हम यहाँ प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट, इसके अंदर हम लिखेंगे मनी विड्रॉन सक्सेसफुली, फिर लिखेंगे करंट बैलेंस, यहाँ पर हम बैलेंस प्रिंट करवा देंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है। अब हमें हाँ, तो अब हमें एल्स कंडीशन में लिख देंगे प्रिंट
इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, ये हो गया है हमारा बेसिक सारे जो क्लास है ये हमारा डिफाइन हो गया है। अब हमें सिर्फ इसे कॉल करना है। ठीक है, पहले हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल account1 इक्वल्स टू क्या था हमारा, कंट्रोल वी। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर में हमें क्या डालना है, नेम, अकाउंट नंबर और बैलेंस। नेम डाल देंगे पहले राहुल, अकाउंट नंबर हम डालेंगे फॉर एग्जांपल 1, अमाउंट हम डाल देंगे 5000। ठीक है, अब हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले तो चेक बैलेंस, पहले हम डिपॉजिट करते हैं। चलो, account1 डॉट डिपॉजिट, इसके अंदर में हमें आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, अमाउंट कितना डालना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज़ डिपॉजिट करती हूँ एंड देन मैं विड्रॉ करती हूँ 500। ठीक है, 500 मैंने विड्रॉ किया एंड देन मैं अकाउंट का बैलेंस चेक करती हूँ। ठीक है, चेक बैलेंस, ये एम्प्टी रखेंगे, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। तो ये हमारा हो गया है फंक्शन कंप्लीट। अब हम यहाँ पर इसे सेव कर देते हैं एंड अब इसे रन करते हैं। तो ये आ गया है। सबसे पहले हमने डिपॉजिट वाला फंक्शन का यूज़ किया था, तो मनी डिपॉजिट हो गया है। पहले इसमें हमने 5000 था, इसमें 100 ऐड किया, फिर हमने 500 माइनस किया तो ये 4600 हुआ एंड देन हमने जब बैलेंस चेक किया तो ये 4600 प्रिंट होकर आ गया। तो ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है आज का। आपका इसमें ये टास्क है कि जो ये मिनी प्रोजेक्ट का जो सिस्टम हमने बनाया है, इसमें आपको इनपुट यूज़र से लेना है, ना कि खुद से पास करना है। ओके, बट मैंने आपको इनपुट लेना बताया नहीं है, तो इस बार तो मैं खुद ये बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको करना है। इनपुट लेने के लिए जैसे हम नॉर्मली इनपुट लेते हैं, हम उसी तरह यहाँ पर भी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने सबसे पहले नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इनपुट लिया है और लिखा है एंटर नेम। ओके, फिर मैंने सेम इसके लिए बनाया अकाउंट नंबर के लिए। वैसे तो इस प्रोग्राम में अकाउंट नंबर की कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल अकाउंट नंबर तीसरा हम बनाएंगे फॉर बैलेंस। ठीक है, हो गया। अब हम यहाँ पर जो है पैरामीटर्स पास करेंगे नेम। ओके, ये हमारा होगा अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा होगा बैलेंस। अब यहाँ पर जाएगा नेम, इसकी जगह जाएगा अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, इसकी जगह जाएगा बैलेंस। ओके, अब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कोई डिपॉजिट अमाउंट लूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी डिपॉजिट इक्वल्स टू इनपुट एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। ओके, अब इसके नीचे मैं लिख देती हूँ, इसी को कॉपी करती हूँ, यहाँ लिख दूँगी ठीक है। यहाँ पर 500 की जगह विड्रॉ, यहाँ
वैसे तो ये आपका होमवर्क था, बट ये मैंने ही आपको बता दिया है क्योंकि मैंने ये टॉपिक को समझाया नहीं था। बट इस तरीके से हम इनपुट लेकर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके रन करती हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे नेम पूछ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल। यहाँ पर अकाउंट नंबर 1 डाल देती हूँ। यहाँ पर मैं 5000 डाल देती हूँ, 50,000 डाल देती हूँ। अब अमाउंट डिपॉज़िट करना है मुझे 500। ठीक है, मनी जो है डिपॉज़िट हो गया है। अब जो करंट अमाउंट है वो हमारा प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन जो अमाउंट है वो कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ चेंज करेंगे ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाए। हमने डिपॉज़िट लिखा है और विड्रॉ लिखा है, तो हम चेंज कर देते हैं, उसे डी कर देते हैं, क्योंकि सेम नाम यूज़ करने से समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बस इसलिए। विड्रॉ को भी हम डब्ल्यू कर देंगे। तो ये तो कीबोर्ड इंटरप्ट है, लेट्स रन दिस अगेन। राहुल 500, अमाउंट टू डिपॉजिट 100। ये 500 ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ओके, यहाँ पर जो हम अमाउंट ले रहे हैं ना, इसे हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे जो है इंट में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस विल नॉट हैपन। ओके, अब इसे हम सेव करते हैं। ये बैलेंस भी जो है हमें इंट में रखना है। वैसे तो अकाउंट नंबर भी हमें इंट में रखना है, बट हमारे प्रोग्राम में अकाउंट नंबर का ऐसा कोई यूज़ है नहीं, सो नहीं भी चेंज किया तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगेन कीबोर्ड इंटरप्ट, हम डाल देते हैं राहुल 1, अमाउंट विल बी 5000, डिपॉजिट करना है मुझे 100। ये हो गया हमारा 5100। ओके, अब विड्रॉ करना है मुझे 200। ये हो गया हमारा 4900, और ये हमारा करंट बैलेंस पे प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसमें हमने उप्स में हम इनपुट कैसे लेते हैं हमने वो भी देख लिया, उसे कैसे पास करते हैं क्लास के अंदर में वो भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो यहाँ हमारा मिनी प्रोजेक्ट हो गया है। आज हमने सीखा कि हमें उप्स क्यों चाहिए, वेरिएबल से रियल वर्ल्ड थिंग कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है उप्स के थ्रू, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और सेल्फ क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद में उप्स को किस तरीके से सोचते हैं ये सीखा, और लास्ट में इन सारे कंसेप्ट्स पे एक प्रोजेक्ट बनाया। तो जो हमारा एडवांस उप का कंसेप्ट है उसमें आता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो बैंक अकाउंट बनाया है उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करो, जैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हर डिपॉजिट विड्रॉ के बाद में जो लिस्ट में एंट्री होती है वो, या फिर एक मेथड बनाओ जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट पूरी हिस्ट्री प्रिंट करे। ठीक है, और याद रखो उप्स कोई नया सिंटेक्स नहीं है, उप्स एक नया वे ऑफ थिंकिंग है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए कोड डायरेक्टली मत लिखो, पहले सोचो मैं कौन सी रियल वर्ल्ड चीज़ को क्रिएट कर रहा हूँ, वो चीज़ का एट्रीब्यूट सोचो, वो चीज़ के मेथड सोचो, क्लास बनाओ, ऑब्जेक्ट्स बनाओ, कोड खुद क्लियर हो जाएगा। उप्स के बाद प्रोग्राम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो एक रियल वर्ल्ड की कॉपी है। अगर आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और डे 9 तो बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं।
कमेंट में भी बताओ अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो। एंड सी यू ऑन डे 9। बाय।